नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। इंट्रो प्लस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत। हमेशा की तरह आज के सेशन में भी मैं आपके साथ उपस्थित हूँ, आपके साथ प्रस्तुत हूँ कुछ नए इंग्लिश एक्सप्रेशन के साथ जो हमारे डेली यूज में होते हैं और हमारे कम्युनिकेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। मित्रों, कम्युनिकेशन ही एक ऐसी चीज है जो जानवरों से इंसान को अलग करती है। इवन जानवरों के अंदर भी उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, उनका वो डिफरेंट तरह के साउंड क्रिएट करते हैं। हर एक साउंड एक फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे किसी चीज का खतरा हो तो मंकी जो होते हैं या कुत्ते होते हैं तो वो एक डिफरेंट तरह का साउंड क्रिएट करते हैं। उस साउंड को उस प्रजाति के सभी जानवर समझते हैं। तो जिस तरह अगर कोई शेर आता है किसी बंदर को खाने के लिए तो मंकी एक विशेष प्रकार का साउंड क्रिएट करेगा। इसी तरह अगर गाय को खाने के लिए जाता है, खतरा अगर गाय को फील होता है तो वो एक विशेष टाइप का साउंड क्रिएट करती है, वो एक विशेष प्रकार का बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करती है। उसको देख के उसकी प्रजाति की सभी गाय बैल भैंसे वो होती है कि समझ जाती है कि इस तरह से ये साउंड बना रही है, इसका मतलब ये है कि किसी न किसी प्रकार का खतरा है। इसी तरह कोई बात प्रसन्नता की हो, अगर हम गाय को या किसी कुत्ते को खाने के लिए देते हैं तो वो एक अलग तरह का साउंड क्रिएट करता है। तो कहने का लब्बो-लुआब ये है कि हर जानवरों के अंदर एक कम्युनिकेशन का एक अलग सिस्टम होता है, लेकिन उनमें और हम में डिफरेंस ये है कि उनका जो लॉजिकल ब्रेन है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग है, इतनी डेवलप हुई नहीं होती है, जबकि हमारी होती है। और दूसरा है कि उनके साउंड होते हैं वो कच्चे साउंड होते हैं, रो साउंड होते हैं, सिंगल साउंड होते हैं। लेकिन हमारे जो साउंड होते हैं पूरी एक भाषा के अंतर्गत हम विचारों का संप्रेषण करते हैं। और आज की स्थिति में जब अंग्रेजी भाषा है, ठीक है, हमें अपनी मातृभाषा, मैं खुद संस्कृत का बहुत सम्मान करता हूँ, पाणिनि अष्टाध्यायी का मैं खुद अभी पारायण कर रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ, पाणिनि अष्टाध्यायी पढ़ते हैं। और भास्कर का वो एक भाष्य है पतंजलि का, वो मैं पढ़ रहा हूँ। तो मुझे भी बहुत ज्यादा उसके प्रति एक इन्फेचुएशन है, संस्कृत के प्रति लगाव है। तो हमें अपनी मातृभाषा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति बहुत अच्छा लगाव होना चाहिए। हमें उसके लिए बहुत अच्छा टाइम हमें मतलब डेडिकेट करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आज कम्युनिकेशन की स्थिति यह है कि हम अपनी किसी भी गुड्स और सर्विस को किसी सरकारी नौकरी में जाना चाहे तब तो वहां कोई समस्या आपको महसूस होगी नहीं, क्योंकि वहां पे होता यह है कि एक बार आपको एग्जाम क्लियर करना होता है और आपके अंदर उस एग्जाम को आपने साम दाम दंड भेद येन केन प्रकरण किसी भी तरह क्लियर कर लिया तो उसके बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाते हैं तो भी वहां पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत मायने रखती है, क्योंकि आप चाहे किसी प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे कहीं पे भी हो, कोई दुकान कर रहे हो, कोई सर्विस कर रहे हो, कोई धंधा लगा के बैठे हो, तो बेसिकली आप वहाँ कोई ना कोई वस्तु अथवा अपनी सेवा बेच रहे हो। जिस प्रकार मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं कोई आपको आर्टिकल नहीं बेच रहा हूँ, जैसे कोई पेन बेचने वाला होता है पेन बेचता है, तो उस तरह जो मैं ये दे रहा हूँ तो इसको मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूँ। तो सर्विस को इंटरनेशनल बनाने के लिए, अपनी सर्विसेज या अपने गुड्स को एक्सपेंड करने के लिए हमें एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि लोग हमारे विचारों से कनेक्ट कर पाए और हमारे साथ एक सिंपैथी डेवलप कर पाए और हमारे गुड्स या सर्विसेज को वो लेने के लिए ऑप्ट करे। तो ये तो हो गई है कम्युनिकेशन की बड़ी बड़ी बातें, ताकि आपको अगर अपनी जो सर्विसेज या गुड्स है या जो भी आप काम करते हैं उसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना है या उसको और ज्यादा एक्सपेंड करना, उसकी एक्सेस और ज्यादा बढ़ानी है, तो आपको इंग्लिश सीख लेनी चाहिए। ये जो इंग्लिश आपको बता रहे हैं ये आपकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर चलने वाली होती है, न्यूज़पेपर के अंदर चलने वाली होती है, ट्रेंडिंग के अंदर चलने वाली जितनी भी है वो बताते हैं, ताकि आप मेन स्ट्रीम मीडिया से कनेक्ट कर पाओ। इसके साथ साथ आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो सेशन रहने वाला है अपने डेली यूज का, जो अपन इनफॉर्मली अपनी लैंग्वेज के अंदर बातचीत के दौरान यूज करते हैं। तो बिना समय नष्ट किए आज के पहले एक्सप्रेशन की ओर चलते हैं। हमारा पहला एक्सप्रेशन है कि लेट्स टेक रेस्ट फर्स्ट। जब भी हम बोलते हैं कि पहले मेरे को पढ़ा लेने दो, पहले मेरे को वहां पे जाके आने दो, पहले मेरे को खाना खा लेने दो, पहले मेरे को लिख लेने दो, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। तो पहले का यहाँ पे मतलब अगो नहीं होगा। जैसे इस अगो का मतलब भी क्या होता है? पहले। इस बिफोर का मतलब भी क्या होता है? पहले। और इस फर्स्ट का मतलब भी क्या होता है? पहले। तो अब यहाँ पे टेक्निकली स्पीकिंग
ये हर अलग अलग सेंस के अंदर यूज होते हैं। तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि अगो और बिफोर का यहाँ पे यूज नहीं कर रहा। जब भी हम कोई काम कहते हैं कि ये काम मैं पहले कर लूं, तो उसके साथ जो जिस चीज का वर्ड का यूज होता है वो फर्स्ट का होता है। अगो और बिफोर का किसी टाइमलाइन के अंदर जब भी हम कोई बात बताते हैं कि ये काम यहाँ से हुआ, वैसे हुआ, खत्म हुआ, उस सेंस के अंदर अगो और बिफोर का यूज किया जाता है। अगो और बिफोर और ऐसे ही बहुत सारे जो प्रीफर है, रादर है, इस तरह के जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है ग्रामर की, उसको हम एक डिफरेंट प्लेलिस्ट के अंदर कवर करके आपको इनके जो बेसिक फंडामेंटल डिफरेंसेस है उनको क्लियर करवा देंगे। लेकिन अभी आपको यह समझना है कि पहले मैं पढ़ा लूं और उसके बाद हम बात करेंगे। लेट मी टीच फर्स्ट एंड देन आई विल टॉक टू यू। तो अगर हम बोलते हैं कि पहले मेरे को ये काम कर लेने दो, उसके बाद ये काम करेंगे, पहले मेरे को पढ़ा लेने दो, उसके बाद मैं पटना जाऊंगा, तो हम बोलेंगे प्लीज लेट मी टीच फर्स्ट एंड देन वी शैल गो टू पटना। तो वर्ब का वही सेंटेंस है यहाँ पे, लेट्स टेक रेस्ट, यानी पहले रेस्ट ले ले, फर्स्ट यानी पहले। ये क्या है, एक लेट्स के अंदर ये ध्यान रखना, इसके आगे हमेशा कौन सी वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ये और ये एपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है, ये कोई प्लूरल नहीं है, ये एक वर्ब है, इसके अंदर यूएस क्या है, अपने आप में कंसील है, इसके अंदर हाइड है। तो आशा करता हूं कि ये पहला वाला एक्सप्रेशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन इस तरह के एक्सप्रेशन तो आपको जैसे हमेशा है वैसे समझ में आ ही रहे हैं। जब भी हम किसी को बोलते हैं कि जैसे हमेशा की तरह इंग्लिश वाला टीचर क्लास ले रहा था, हमेशा की तरह दूध वाला आया, और जब भी किसी चीज का डिस्क्रिप्शन करते थे ना, अरे यार उसको अभी हार्ट अटैक आ गया, तो सुबह सुबह सब कुछ ठीक था भाई साहब, और बाहर बैठे थे भैया, और तभी हमेशा की तरह सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक हार्ट अटैक हुआ। तो इस तरह का जब भी हम सेंस यूज करते हैं कि हमेशा की तरह सब काम अपनी डेली रूटीन के अंदर हो रहा था, तो उस डेली रूटीन को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या बोलेंगे, एज एवर और एज यूजुअल। एज यूजुअल का मतलब हो गया स्वाभाविक रूप से, और एवर का मतलब हो गया हमेशा। तो किसी भी सेंटेंस के आगे पीछे या उसका मतलब सामान्यतया उसकी जो मेन वर्ब होती है, लेक्सिकल वर्ब होती है, उसके आगे इस एडवर्ब का यूज करके हम इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। शी इज क्राइंग एज एवर एज यूजुअल, यानी हमेशा की तरह वो रो रही थी। अगर मैं बोलूं मैं हमेशा की तरह बोर्ड पे पढ़ा रहा था, तो मैं बोलूंगा आई वॉज टीचिंग ऑन द बोर्ड एज यूजुअल। तुम हमेशा की तरह यूट्यूब वीडियो देख रहे थे, यू वर वॉचिंग यूट्यूब वीडियो एज यूजुअल एज एवर। समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो इस एडवर्बियल का, इस क्रिया विशेषणात्मक अभिव्यक्ति का प्रयोग करके हम इस प्रकार के जो वाक्य हैं सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसमें रोने की क्या बात है, जब भी कोई रोता है तब कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है हमारे आसपास, या हमारा एक मन होता है, सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड से अंदर हमारा गट फीलिंग आती है, एक आवाज आती है, एक इंट्यूशन होता है, अरे क्यों रोता है, क्या हो गया है जीवन में। अभी निराशा वाली बातें हैं नहीं है, हमारे से भी ज्यादा लोग मतलब खराब स्थिति में है। तो वो गट फीलिंग आती है, हमें रियलाइज कराती है कि ओरिजिनली हम अपने जीवन में कुछ लेके आए थे नहीं और लेके जाएंगे है नहीं, सब कुछ होना जाना यहीं पे है। तो ऐसी स्थिति में हमारे अंदर से गट फीलिंग आती है, और नहीं आती है या रो रहे हैं बहुत ज्यादा, हम रोने के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो कोई ना कोई अगर आसपास है तो वो पूछ लेता है कि भाई क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो। तो उसके लिए जिस फ्रेज का यूज किया जा सकता है, व्हाट्स द मैटर। व्हाट्स द मैटर का मतलब क्या होता है, क्या बात है। व्हाई आर यू सो क्वाइट, या सो क्वाइट। अगर कोई व्यक्ति उदास बैठा है या चुपचाप बैठा है, उसको कोई ट्रॉमा लगा है या उसको की सफरिंग है, ग्लूमी है, तो वो क्या होता है, चुपचाप बैठा होता है, कोई बातचीत नहीं करता है, गुमसुम है, वो एब्सेंट माइंडेड सा है। तो मतलब हम उनको उसको पूछ सकते हैं व्हाट्स द मैटर, व्हाई आर यू सो क्वाइट। और अगर कोई छोटा बच्चा रो रहा है तो हम उसको बोलेंगे व्हाट्स द मैटर, व्हाई आर यू वीपिंग। ठीक है। या जैसे कोई अचानक कहीं पे जाने का प्रोग्राम बन गया, जैसे अचानक से मेरा प्रोग्राम बना है कि मैं कोलकाता जाऊंगा, तो क्या बोल सकते हैं, व्हाट्स द मैटर, व्हाई आर यू गोइंग टू कोलकाता एट वंस ऑल ऑफ सडन। ठीक है। आशा करता हूं कि ये वाला आपका समझ में आ गया। व्हाट्स द मैटर का मतलब हो गया है क्या बात है, क्या बात है।
और व्हाई आर यू सो क्वाइट, उसके बाद आप अपना अगला वाला क्वेश्चन पूछेंगे, उसके अंदर आप अगले वाले व्यक्ति से रीजन मांगेंगे, उससे कारण पूछेंगे कि इस इंसिडेंट के पीछे स्पेसिफिक क्या रीजंस है। जब भी वो रीजन बताएगा तो आप सांत्वना देने के लिए उसको, मतलब सिंपैथी उसको एक्सप्रेस करने के लिए बताएंगे कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ ये इंसिडेंट हुआ लेकिन सब भगवान की मर्जी है, ऐसा होता रहता है, जो होता है विधाता की मर्जी से होता है और विधाता की मर्जी के अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। तो हर व्यक्ति ये बोलेगा चलो कोई बात नहीं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं होती। इस तरह की दार्शनिक बातें जब कोई दुख की घड़ी होती है तब लोग बैठ के करते हैं। तो उसके लिए जो इस अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा वो डजंट हैव प्रॉब्लम इन लाइफ, यानी किसके जीवन में समस्या नहीं है, दुख नहीं है, वेदना नहीं है, पीड़ा नहीं है, या वो सुखी है, यानी कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी और सुखी राम का दास। समझ पा रहे हैं? अपनी जो हिंदी साहित्य है उसके अंदर इस तरह से वर्णन किया है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी और सुखी राम का दास। बट इन टूडेज स्कैनरियो इवन द दास ऑफ रामास आर सफरिंग फ्रॉम ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मतलब मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं बताना चाहता, वरना आज जो राम के दास, सो कॉल्ड राम के दास है, वो कहाँ कहाँ पे है, किस तरह से अखबार के अंदर उनके लिए सूचना आती है। मतलब मैं उस पर कोई दावा नहीं करता कि वो रियल है, क्योंकि जब तक हमारी जो सेंस है से उसको हमारा क्लियर नहीं हो जाए, हम कंफर्म नहीं हो जाए कि इस व्यक्ति पे ये लगाया गया आरोप 100% सही है, तब तक हमें उसके विषय में कोई भी राय नहीं बनाना चाहिए, कोई धारणा नहीं देना चाहिए, कोई भी जजमेंट नहीं देना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे हु डजंट हैव प्रॉब्लम इन लाइफ, इसका मतलब सभी के जीवन में समस्याएं होती है। तो हम बोलेंगे कि भाई किसकी लाइफ में समस्या नहीं होती, सभी की समस्या है। तो हम बोलते हैं किसकी लाइफ में समस्या नहीं है, किसके जीवन में समस्या नहीं है, तो उसके लिए जिस फ्रेज का यूज करते हैं वो डजंट हैव प्रॉब्लम इन लाइफ, तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ये क्या है, वो क्या है, एक इंटरोगेटिव वर्ड है, और डजंट हैव, और इसका हैव का मतलब हो गया हैव। तो बेसिकली यहाँ पे हैव होने के बावजूद भी ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पे ये ध्यान रख लेना, ये आप हैव के कारण आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट सेंस के अंदर आता है। अच्छा, जब भी हम बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ तुम रो रहे हो और तुम्हारे साथ ये मैटर हो गया है, तुमने पूछ लिया है, ठीक है, किसी के लाइफ में ये समस्या भी नहीं होती है, लेकिन अभी ताजा ताजा आपके साथ प्रॉब्लम हुई है, बिल्कुल दिमाग खराब हुआ है, तो टेक ए फ्यू डेज ऑफ, यानी कुछ समय के लिए आप रेस्ट ले लो, या कुछ समय की आप छुट्टियां ले लो, कुछ दिनों के लिए छुट्टियां ले लो। तो टेक ऑफ का मतलब यहाँ पे हो गया, वो हवाई जहाज जब टेक ऑफ करता है तो उस वाला टेक ऑफ की बात नहीं करते हैं। देखिए वहां पे हवाई जहाज के पीछे जो उसकी एरोडायनेमिक्स होता है वो हवा को खींच के पीछे फेंकता है और नीचे जमीन से उसको ड्रेजिंग फोर्स लगता है, कुछ ऐसा टेक्निकली मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा ड्रेजिंग फोर्स क्रिएट होता है, तो वो उस ग्रेविटी से ज्यादा हो जाता है, उस वक्त वो हवाई जहाज उड़ जाता है। तो उस सेंस के अंदर भी टेक ऑफ का यूज करते हैं, जूता पहनने या उतारने के सेंस में भी होता है, या ये लेने के संदर्भ के अंदर भी यूज हो रहा है। तो बेसिकली ये फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब का प्रयोग बहुत सारे सेंस के अंदर अलग अलग तरीकों से होता है। कभी इसके बीच के अंदर भी ये आ सकता है। टेक ऑफ का मतलब यहाँ पे टेक ए डेज ऑफ, टेक ऑफ फॉर ए फ्यू डेज, इस तरह मतलब सब्जेक्ट इसके बाद में भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है, इसके बीच में भी रख सकते हैं। लेकिन जनरली अपने को जिस तरह से कॉमन पार्लेंस के अंदर यूज होता है उसी तरह से हमें यूज करना। टेक ए फ्यू डेज ऑफ यानी कुछ दिनों की छुट्टियां ले लो, ऑफ ले लो, और शिमला मनाली घूमने के लिए चले जाओ। अच्छा, शिमला मनाली आप घूमने के लिए गए और किसी अंकल ने पूछ लिया कि अच्छा आप अकेले आए हो, आपके भाई बहन नहीं है क्या? तो हम जब हिंदी में पूछते हैं भाई और बहन के लिए, जैसे अंग्रेजी के अंदर, हिंदी के अंदर एक शब्द होता है अभिभावक। अभिभावक का बेसिक मतलब होता है कस्टोडियन ऑफ चाइल्ड, या कोई भी कस्टोडियन होता है, जिसे हम, कोई भी व्यक्ति अगर उम्र में छोटा है या अपना केयर करने में या किसी भी चीज में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी किसी का कस्टोडियन हो सकता है। जैसे सामान्यतया हमारे माता पिता, जिसको अपन कलेक्टिवली क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, पेरेंट्स बोलते हैं। तो जिस तरह माता और पिता को सम्मिलित रूप से पेरेंट्स बोला जाता है, उसी तरह भाई और बहन दोनों को मिला के, या जो सहोदर है एक ही माता के उदर से प्रसूत हैं, ऐसे जो हमारे
प्राणी है, परिवार में रहने वाले हैं, तो उनको हम भाई और बहन बोलते हैं। तो उसको कलेक्टिवली स्पीकिंग उनको इंग्लिश में बोलेंगे सिबलिंग्स, यानी तुम्हारे सहोदर या भाई बहन है क्या या नहीं है। हिंदी के अंदर हो गया अभिभावक का मतलब हो गया है, इसमें माता हो सकता है, पिता हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, या और भी कोई भी हो सकता है। जैसे मैं आपसे बड़ा हूं, मैं आपसे को पढ़ा रहा हूं क्लास के अंदर, तो मेरे से सब छोटे हैं, उनको लीड करने का, उनको डायरेक्ट करने का मेरा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और मेरा कर्तव्य भी है। तो मैं क्या हो गया हूँ, आपका एक कस्टोडियन हो गया हूँ, अभिभावक हो गया हूँ, संरक्षक हो गया हूँ। घर पे आपके माता पिता है, आपके अभिभावक है। कहीं और जाते हैं तो आपसे जो बड़े होते हैं आयु में, अवस्था में, ज्ञान में, गुण में, प्रतिष्ठा में, ऐसे व्यक्ति को हम अभिभावक टर्म कर सकते हैं। तो आशा करता हूं इस सिबलिंग्स का मतलब आपको समझ में आ गया। इस पेरेंट्स वर्ड से आप इसको कोरिलेट करके इजीली कनेक्ट कर सकते हो, समझ सकते हो कि डू यू हैव एनी सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब हो गया तुम्हारे भाई बहन या सहोदर है या नहीं। अगला वाला है, ये बहुत ही कॉमन सी बात है, वाई आर यू बोदरिंग मी, यानी तुम मुझे परेशान क्यों कर रहा है। बोदरेशन का मतलब होता है कि एक फीलिंग्स विद इरिटेशन, ए फीलिंग विद इरिटेशन, यानी कोई चीज आपको बहुत मतलब इरिटेट कर रही है, चिड़ क्रिएट कर रही है और उसके कारण आप परेशान हो रहे हो। जैसे मैं क्लास ले लो, एक तो परेशान होता है कि मतलब मैं बहुत ज्यादा, मेरे सिर पे कर्जा है, उसके कारण मेरे को बोदरेशन नहीं होता है, उसके कारण मेरे को कुछ अलग सा पेन होता है, उस पेन को बोदरेशन नहीं बोलते। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और बार बार गाड़ियां निकल वो हॉर्न बजा रहे हैं, तो उसके कारण थोड़ी देर में पढ़ाता हूँ, 3-4 मिनट के इंटरवल पे दूसरी गाड़ी आती है, वो फिर हॉर्न बजाती है, फिर 3-4 मिनट में सही से वीडियो शूट होता है, फिर कोई निकलता है, फिर वो डीजे वाला आता है, कुछ इस तरह के। तो वो बार बार वो आपके कोई ना कोई एक स्ट्रीम चल रही है, उस स्ट्रीम को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जो फीलिंग हमारे अंदर आती है उसको बोदरेशन बोलते हैं। तो ये बोदरेशन का प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वाई आर यू बोदरिंग मी या वाई आर यू ट्रबलिंग मी, इस तरह से इसको यूज किया जाता है। ये तो बहुत ही कॉमन है। अब चलते हैं कुछ यूनिक से एक्सप्रेशन की ओर, जो आपके इंग्लिश के लेवल को, कम्युनिकेशन स्किल के लेवल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। तो अब हम देखते हैं अपना अगला वाला सेंटेंस, जो हम डेली लाइफ के अंदर सामान्यतया यूज करते हैं। सामान्यतया तब यूज किया जाता है जब भी हमको किसी भी कारण से सर्दी लग जाती है। सर्दी लगने पर क्या होता है, हमें बार बार छींके आना प्रारंभ हो जाती है। तो छींकने को इंग्लिश के अंदर बोलते हैं स्नीज करना। स्नीज एक, इसको एज ए ये नाउन के रूप में यूज हो रहा है। अगर हम चाहें तो इसको वर्ब के रूप में, क्रिया के रूप में स्नीज, स्निज्ड, स्नीजिंग करके भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये किस रूप में यूज हो रहा है, नाउन के रूप में हो रहा है। और छींक के लिए क्या बोलते हैं, छींक के लिए हम बोलेंगे स्नीजिंग। तो शी लेट्स आउट ए लाउड स्नीज, यानी एक प्रकार की क्या है, स्नीज क्या है, एक शरीर से उत्पन्न होने वाली हवा है। जैसे हवा एक शरीर के अंदर, जैसे प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इस तरह के 4-5 आयुर्वेद के अनुसार हमारे अंदर जो हवाएं होती है वो चलती रहती हैं, जो बेसिकली हमारे शरीर के अंदर जो आर्टरीज है उसके अंदर ब्लड फ्लो को इंड्यूस करती है, या जैसे वो और भी जो हमारे बॉडीली फंक्शंस होते हैं उनको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए काम आती है। जैसे मल त्याग करने के लिए एक विशेष प्रकार की जो वायु होती है, अब मुझे टेक्निकली इतना मालूम नहीं कि कौन सी वाली वायु होती है वो काम आती है। मूत्र विसर्जन करने के लिए, यूरिनेशन के लिए अलग जो वायु होती है वो काम करती है। अगर कोई हमारे सांस के अंदर डिफेक्ट है तो उसको निकालने के लिए अलग वायु काम करती है। तो नेचर ने हमारे शरीर के अंदर ही क्या कहते हैं, कुछ इस तरह की वायु है, उस वायु को वहां पे इनबिल्ट कर दिया है, ताकि अगर कुछ भी उसके अंदर इरेगुलरिटी हो, एनोमली हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो वो अपने आप मतलब रीजनरेट कर सके, उसको हील कर सके। तो यहाँ पे अपन जिस हवा की बात कर रहे हैं जो शरीर के अंदर उत्पन्न होती है वो होता है छींकना। मतलब नाक के थ्रू हम अपने बैक्टीरिया या किसी गंदगी को बाहर निकालने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये यहाँ पे ये कौन सा, इस लेट का मतलब हो गया है देना, कोई भी काम करने देना या अलाउ करना। इस लेट का भी हम बाद में जब भी टाइप्स ऑफ सेंटेंस के में पढ़ेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, इंपेरेटिव होते हैं, जब वो वाला सेशन चलेगा तब हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन अभी आपको यहाँ पे ये समझ लेना है, सी लेट्स आउट है लाउड स्नीज, यानी
वो एक जोर से छींक लेती है या छींक मारती है, इसी सेंस के अंदर हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस को बताने का मेरा इंटेंशन ये है कि छींकने को इंग्लिश में स्नीज बोलते हैं, और इसका नाउन के रूप में, एक संज्ञा के रूप में और एक क्रिया के रूप में, वर्ब के रूप में, दोनों के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके बावजूद, बीमार होने के बावजूद भी मैं आपके सामने अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं, यहाँ पे पढ़ा रहा हूं। या आज भारत के अंदर इतने किसान रहते हैं, इतनी सारी समस्याओं से जूझने के बावजूद भी वो ये चाहते हैं, इतनी अग्नि परीक्षाओं से सामना करते हुए भी वो अपने बच्चों को बड़ी सिटी के अंदर पढ़ने के लिए भेजते हैं, इस आशा के साथ कि उनका बच्चा या उनकी संतान किसी अच्छी सरकारी नौकरी के अंदर लग जाए और वो हार्डशिप फेस न करे जो उन्होंने अपनी लाइफ में की है, या उन दुखों का सामना न कर जो उन्होंने देखे। हालांकि हर जनरेशन का एक अपना अलग पेन होता है। वो ऐसा नहीं होता है कि जो हमारे माता पिता का जो पेन रहा उस टाइप की हम समस्या नहीं देखेंगे, हम किसी अलग टाइप की समस्या देखेंगे। हमारे बच्चे होंगे वो हमारी टाइप की समस्या नहीं देखेंगे, वो उनकी जो जनरेशन होगा उसका कुछ अलग टाइप का समस्या होगा, क्योंकि ये पीढ़ी अंतराल की समस्या है। कहीं ना कहीं जनरेशन गैप होता है, साइकोलॉजी के अंदर गैप होता है, और समय के साथ साथ सोशल डायनेमिक्स चेंज होते रहते हैं। तो इस पेन को हम परमानेंटली खत्म नहीं कर सकते हैं। ये है कि हम अपना एक इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस डेवलप करें ताकि हम उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाए। स्कूलों के अंदर यही चीजें पढ़ानी चाहिए कि आपको एक इमोशनली स्ट्रांग कैसे होना है, इन केस एनीथिंग गोज अगेंस्ट यू और गोज रॉन्ग विद यू, हाउ विल यू डील विद सच सिचुएशंस। लेकिन हमारे स्कूलों के अंदर हिस्ट्री पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ाएंगे, इंग्लिश ही पढ़ाएंगे या कुछ इसी तरह की चीजें पढ़ाएंगे, लेकिन ये चीज नहीं बताते हैं कि अगर आप लाइफ में अगर कुछ नहीं कर पाओगे, या आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी, या इस तरह की रिलेशनशिप के अंदर इश्यू आ गए जहाँ पे कोई आपको ट्रस्ट नहीं कर रहा है, ये बिट्रे करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर 4, 5, 6 पॉइंट ऐसे सिलेबस वाइज होने चाहिए कि इन स्थितियों के अंदर आपको ऐसे रिस्पॉन्ड करना है, या एक माइंड मैप उनको देना चाहिए कि मतलब आपका इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, मेरा कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा एक कोर्स अपने सिलेबस के अंदर इंक्लूड करना चाहिए भारत सरकार को। हालांकि मैं अपने को इस योग्य नहीं समझता कि भारत सरकार में जहाँ पे इतने बड़े आईएएस या पॉलिसी क्रिएटर बैठे हैं, मैं वहां पे अपना कोई राय दूं। मैं जस्ट अपनी एक मेरे हृदय का उद्गार था जो आपके सामने रखा है। खैर, मैं बात कर रहा था कठिनाइयों का सामना करने का, अग्नि परीक्षा देने का। अग्नि परीक्षा का जो मतलब मूल शब्द होता है ओरिजिनल, उसके लिए फायर ऑर्डिल्स का यूज किए जाते हैं। जैसे सीता ने फायर ऑर्डिल्स का फेस की, लेकिन किसी न किसी हार्डशिप या कठिनाइयों को फेस करने के लिए जिसका यूज करते हैं हम, उसके लिए हम बोलते हैं गो थ्रू समथिंग। गो थ्रू का मतलब होता है, गो का अंदर मतलब होता है जाना, और थ्रू का मतलब उसमें से होके जाना। जैसे बहुत सारी परेशानियां हैं उसमें से होके जाना। वी वर गोइंग थ्रू ए फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट में होके जा रहे थे। तो यहाँ पे इसका जब पास्ट बनाएंगे तो वो बन जाएगा वेंट थ्रू, और यहाँ पे ये क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, और वेंट थ्रू बन जाएगा, गोन थ्रू बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर गोइंग थ्रू बन जाएगा, जैसा कि हमने बना रखा है। तो गोइंग थ्रू फायर एंड वाटर, यानी कोई भी काम करते हुए कभी तो हमें फायर के अंदर जाना पड़ रहा है और कभी पानी के अंदर जाना पड़ रहा है, लेकिन दोनों असमान दशाएं हैं कि एकदम आपको पानी में डाल दिया, एकदम आपको आग में डाल दिया, तो वो पेन जो होता है, उस टाइप की जो चीजें हैं उससे आपको गुजरना पड़ेगा। मतलब ये एक फिगरेटिव एक्सप्रेशन है, एक लाक्षणिक अभिव्यक्ति है, जिसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे। फायर एंड वाटर, गोइंग थ्रू फायर एंड वाटर, यानी फायर मतलब वाटर और फायर से अंदर होके निकलना, मतलब बार बार दुख या वेदना का सामना करना। तो हम इसको इस तरह से बात कर सकते हैं, डेस्पाइट बीइंग अ सिंगल मदर, despite being a single mother, she is happily going through fire and water to bring up her children। यानी अपने बच्चों को पालने के लिए, हालांकि वो सिंगल मदर है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, एक अच्छा लालन पालन देने के लिए खतरा मोल लेने के लिए तैयार है, और अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार है, कठिनाइयों से, दुखों से सामना करने के लिए तैयार है, ताकि वो अपने बच्चे को पाल सके या बच्चे को पालने के लिए। तो इस गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब हो गया हार्डशिप को फेस करना या किसी दुख को देखना। तो आज के ये अपने 4, 5, 6, 7 एक्सप्रेशन रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आपकी डेली यूज के अंदर
बहुत ही आपको यूज आएंगे, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे, आपकी वोकेबलरी को एक्सपेंड करेंगे, आपके जो सोचने का डायनेमिक्स है उसको मतलब अच्छा और मतलब वोकेबलरी बढ़ाएंगे। अगर आज का ये सेशन की क्वालिटी और कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका मित्र वापस मिलूंगा इसी तरह एक नए सेशन के साथ, जहाँ पे लाऊंगा आपके लिए बहुत सारी अच्छी अभिव्यक्तियां ताकि आप इंग्लिश बूस्ट करें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ आज के सेशन में। धन्यवाद।